हुई उनकी बानी पीटीआई से। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई कुर्बानियाँ देने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के भी ये जो सानिया 9 मई की हम बात अगर करें तो सानिया 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई के भी कुछ लोग इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। फार्म 47 की पैदावार हुकूमत के साथ क्या बात करें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था जी कि आप मिलकर चलना चाहती है हुकूमत और तमाम सियासी जमातें भी अगर मिलकर चलेंगी तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो एक कमेटी भी बनाई गई पीटीआई की जानिब से, और लेकिन साथ में ये कहा गया कि हम इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करेंगे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सबके सामने है और बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जी हम कोई बात नहीं करना चाहते और ये हमारा मैंडेट है भी नहीं कि हम बात करें। और ये कहा कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और आज ये बड़ी अहम खबर ये भी है कि बानी पीटीआई ने 9 मई समय 3 रिट पिटीशंस दायर करने की हिदायत की है। उनके तर्जुमान है रऊफ़ हसन, उन्होंने ये कहा है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर हम बात करेंगे जनाब आरिफ अलवी, साबिक़ सदर हैं, अब मुसलसल मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और जब तक वो सदारत के ओहदे पर मौजूद थे तो इस तरह के सियासी बयानात कम कम उनके आया करते थे, लेकिन अब वो भरपूर तरीके से बाहर आए हैं सदारत के बाद, क्योंकि अब ज़ाहिर है सदारत छोड़ी और हुकूमत जब तब्दील हो गई, इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद बानी पीटीआई के हवाले से अब वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये कहा कि बानी पीटीआई कुर्बानियाँ देने को तैयार है। और ये जो एतराफ़ कह लीजिए या एक समझदारी की बात कह लीजिए कि उन्होंने ये कहा कि पूरी पार्टी नहीं, कुछ लोग मुलव्विस हो सकते हैं सानिया 9 मई में। अच्छा, आज जो तर्जुमान है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन, उन्होंने ये कहा है कि जी 3 जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की हिदायत की बानी पीटीआई ने, वो क्या है वो मैं आपको बता लूँ। पहली पटिशन जो है वो 9 मई के दिन मिलिट्री तनसीबात पर सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी बरामदगी से मुतल्लिक है। तो दूसरी पटिशन जो है वो 9 मई को 16 कारकुनों के कत्ल से मुतल्लिक है कि 16 कारकुनान, उनका दावा ये है कि उनके लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं। जबकि तीसरी पटिशन साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म काकड़ के फॉर्म 47 से मुतल्लिक दायर की जाएगी, जो उन्होंने बयान दिया था काकड़ साहब ने कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से फॉर्म 47 पे मैंने वो ज़बान खोली तो नून लीग मुश्किल में आ जाएगी, जिस पर बाद में बहुत सी गुफ्तगू हुई है कि जी 9 मई सानिया 9 मई के हवाले से और फॉर्म 47 के हवाले से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा चेमंगोइयाँ हो रही हैं। तो प्रोग्राम के ज़ाहिर आगाज़ में जो मैंने ख़बर दी आपको आरिफ अलवी साहब के हवाले से, वो उसकी मैं डिटेल भी थोड़ी सी बताऊँ अगर आपको, कि सिर्फ यहाँ तक बात उन्होंने नहीं की कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हम कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। उन्होंने आज मुलाकात की अडियाला जेल के बाहर, जब वो आए मुलाकात करके तो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी मैंने बानी पीटीआई से हिदायत ली हैं और ये भी कहा कि बानी पीटीआई की कुछ, हाँ उन्होंने कहा कि पीटीआई के कुछ लोग मुलव्विस हो सकते हैं लेकिन पूरी पार्टी क्रैश की गई। और मैंने कल भी कहा माफ़ी मजलूम को नहीं जालिम को मांगनी चाहिए। ये कहना कि 70% लोग गलत हैं, चंद लोग सही हैं, ये कहाँ की मंतक है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जो मैंडेट छीना गया उसके सबूत मौजूद हैं। चौधरी हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज 9 मई है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा सानिया 9 मई गुज़िश्ता साल जो कुछ हुआ उस हवाले से आज ज़ाहिर है पूरे मुल्क में इस हवाले से प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़िद किए गए, बहुत ज़्यादा इस पर बात भी हो रही है। अच्छा, सानिया 9 मई के हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है कि जिस तरह बार बार ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत लेकिन सियासी जमातों से नहीं कर रहे, फिर वो आज साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने भी कहा है कि जी कुछ लोग मुलव्विस ज़रूर हो सकते हैं पीटीआई के लेकिन सारी पार्टी नहीं, लेकिन पार्टी को क्यों जिम्मेदार करार दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सामने रखूंगा कि हमारे भी इदारों के साथ इख्तिलाफात रहे हैं और सियासत में आपका इख्तिलाफ राय सियासत का ये हुस्न है। मगर इस तरह कभी नहीं हुआ कि आप इदारों पे चढ़ाई करें, आप पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, आप जो हमारी नेशनल तनसीबात हैं उनके ऊपर चढ़ दौड़े, पीएफ के ऊपर चढ़ दौड़े, शुहदा के मोनूमेंट गिरा दें। और जिस तरह की ये बंदरबांट 9 मई वाले दिन हुई है, कोई भी महज़ब माशरा, कोई भी पीटीआई का वर्कर, पीटीआई की लीडरशिप इसको जो है वो दुरुस्त नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि ये तरीकाकार नहीं है। पॉलिटिकल लोगों में अगर स्टाल अंगेजी आ जाए और वो मिल बैठ के कोई सोल्यूशन
रास्ता अपनाने की बजाय वो इस तरह के हरकतें करेंगी तो फिर तो यहाँ पे जंगल का कानून होगा, फिर तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। यहाँ पे हालात जो है वो जिसका बस चलेगा वो अपना राज बनाएगा और अपनी अपनी राजनीति में हर शख्स जो है ना वो रहेगा। तो इस तरह का माहौल पॉलिटिकल लोगों की ना होना चाहिए, ना सोच में होना चाहिए, ना इस तरह की तरबियत होनी चाहिए। इन्होंने चूंकि वायलेंस को प्रमोट किया है, जब से ये आए हैं जला दो गिरा दो, ओए आई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? शऊर की बात करते हैं। शऊर तो ये है कि पब्लिक है, जो यूथ है वो अपने वालिदैन से बगावत कर रही है और ये उसको शऊर कह रहे हैं। पाक अफवाज के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, ये उसको शऊर कह रहे हैं। वो इदारों के हेड को जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उसको शऊर कह रहे हैं। ये सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है जो एक तरीका अडॉप्ट किया गया है। और 9 मई को PMLN तमाम जो है तमाम तर अपने जाती मुफादात को बुलाए साथ रख के इनको कंडेम करती है। ये इस तरह के वाक़यात जो है वो रियासत को कमजोर करते हैं। अच्छा, ये जो साहब हम बात करते हैं कि जी ये हमला किया और जिस भी चले गए और शोहदा की बेहूदी की गई, उनको मनोमेंट्स बनाए हुए थे उनकी तस्लील की गई, तो ये आपको लगता क्या है, ये मकसद क्या हासिल करना चाहते थे सब कुछ करके? अच्छा देखिए, आप इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे मॉब हुए हैं कि जब कोई इंसिडेंट होता है, मतलब कोई भी शख्स जो है ना वो डेड बॉडी मेन रोड पर रख के GT रोड ब्लॉक करता है, वहाँ पे कुछ शर पसंद आते हैं और वहाँ पे बसों को लूटना शुरू कर देते हैं, तोड़ शुरू कर देते हैं। मगर ये सारा कुछ मलबा गिरता होने के ऊपर है कि जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। तो आज भी ये सारा जो कॉल थी और जिस तरीके का बिहेवियर था, जिस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग आई हैं और लोगों ने वो सारा देखा है कि किस तरीके से चीजें जो है वो सामने आई हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी तौर पे PTI की क़यादत कारकुन बरीउल ज़िम्मा है। ये जरूर है कि हो सकता है कि उनके जो कारकुनान है वो इस बात में शामिल ना हो। अगर शर पसंदों को वो स्पेस मिली, जगह मिली जो पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाह रहे थे, वो इनकी शय पे, इनकी इस आशीर्वाद पे, इस माहौल को जो है ना वो साजगार बनाने पे वो एक्टिव हो गए। यहाँ तक मैं ये पॉलिटिकल लोगों को जो है ना ये स्पेस हमेशा जो है वो कवर करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन दीदी बात करते हैं कि बात इसमें जो साहब हमारे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, अभी जो गुफ्तगू हुई आप सुन रहे, अगर आप तक पहुंची हो तो एक बड़ी अहम बात ये भी थी और कल वज़ीर दिफा फयाज़ आसिफ ने भी कहा कि जी बात करने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन खान साहब की तरफ से फिर बयान आ गया कि हम क्यों उनसे बात करें। तो ये जो मैना वाली जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं लगाई है, इस तरह तो मसले का हल नहीं निकलेगा और इस हल नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान भी आगे तो बढ़ाना है। फिर ये बात कहने की कि हम मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, जमातों से नहीं करेंगे। फिर ये कहना है जी माफी मांगने का सवाल पैदा होता। इस पर क्या कहेंगे वैसे साहब? देखिए, माफी मांगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, इस बात में कोई शक नहीं है। और क्यों माफी मांगे और किस चीज की माफी मांगे? जो छोड़कर जा रहे हैं PTI वो तो माफी मांग कर जाते हैं ना जी, सॉरी, जो छोड़कर गए आपको वो तो तस्लीम कर रहे हैं तमाम चीजों को। नहीं ठीक है, लेकिन सीधे रियलिटी ना हो कि कौन किस तरफ खड़ी है, तो ऑब्वियसली दे हैव टू कम टुवर्ड्स दैट साइड। लेकिन अगर देखा जाए तो 9 मई के जो इवेंट्स हैं उसमें सबसे पहले पाकिस्तान रिलीजियस पंजाब, which is under the federal government technically but takes instructions from somewhere else, वो आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोड़ करते हैं, शीशे तोड़ते हैं और एक मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली लेके जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था। उसके ऊपर जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी होती है, पता लगता है कि हाई कोर्ट की CCTV फुटेज गायब है। उसके बाद पता लगता है कि मुल्क भर में जो है वो इंटरनेट बंद किया जा रहा है। उसके बाद पता लगता है कि कुछ अपराधों ने कोर कमांडर हाउस के अंदर जो है वो घुस गए हैं, लेकिन दफा 144 जो है जो उसके बाद मुसलसल लगी रही, ना वो 9 मई को लगती है, ना वो 10 मई को लगती है, वो कहीं जाके 11 मई को आती है।
ये तमाम बातें तो जरा तेरे गौर से साहब ये किसकी माफी? बिल्कुल कोई माफी नहीं मांगनी चाहिए और बिल्कुल साफकारी होना चाहिए। माफी किससे मांगनी है? माफी अल्लाह ताला से मांगी जाती है या अगर बंदा जुर्म करे तो कोर्ट से मांगी जाती है। और कौन इस काबिल है कि हमसे माफी मांगे? किसी और को वो कह रहे हैं जी कौन से माफी मांगी, कौन से? किसी और ना इखलाकी ना आईनी ना कानूनी प्यार है कि हमसे भी मांगे। और जो DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने सुनी, तो सबसे पहले तो जो इलीगैलिटी पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़-फोड़ कर सरकारी इलाकों को नुकसान पहुंचा के, मेरे ख्याल से सबसे पहले उसकी माफी मांगनी चाहिए। बाकी तो अगर माफी है तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसकी तो पॉलिसी हो और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हो कि हमने आपकी जो है वो ट्रेसपास की, हम इसकी माफी मांगना चाहते हैं। मांगे पहले माफी, फिर देखते हैं आगे। अच्छा उल्टा ये तो फिर इस बात हो जाएगी जो साहब अली भाई इनका जो है मौका अपनी जगह पे है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं ताहिर साहब मेरे मोहतरम है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो धावा बोला वो ठीक था? क्या PF को जो धावा बोले वो ठीक है? क्या आगे जो मोनोमेंट गिराए गए ये छोड़ दे गिराए हैं? क्या ये सारा एक्शन हुआ है ठीक है? ये ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है जनाब, लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं, तो ये इश्ताहार अंगेजी थी, क्या ये दुरुस्त हुई है? अब इन सारी चीजों को अगर आप कहें कि ये दुरुस्त हुआ है तो फिर बताएं कि इससे पहले भी नेशनल लीडरशिप गिरफ्तार होती रही है, बेनजीर साहबा कितनी मरतबा गिरफ्तार हुई है, नवाज शरीफ कितनी मरतबा गिरफ्तार हुए, हर पार्टी की लीडरशिप जेल गई है, मगर इस तरह का रिएक्शन इदारों के खिलाफ कभी भी किसी की तरफ से नहीं आया। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। तो इसको आप गिरफ्तारी हुई है तो उसके ऊपर ये रिएक्शन आया पब्लिक का। मैंने समझा कि दुरुस्त काम नहीं था। बैरिस्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। आप मौका दीजिए, मैं आपको मैं जो हूँ अपने लेने से मैं बात का जवाब देता हूँ। देखिए ये नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की बात हुई, 1999 में गिरफ्तार हुए, सऊदी अरेबिया भाग गए, उसके बाद गिरफ्तार हुए, लंदन भाग गए। तो लेट्स कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंज। इमरान खान जो है वो यहीं पे पटियाला बैठे हैं और कहीं बात को क्या नहीं है। सेंट्रल क्वेश्चन ही है कि किसने किया, किसी के ऊपर इंक्वायरी होनी है, इसी के ऊपर दोनों साइड हुए वो एडवर्स हैं। एक साइड कहती है आपने किया, दूसरी साइड से मेरा लगा है। DGISP के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा है कि फिर इंक्वायरी करानी तो आज 2014 से कर लेते हैं। नहीं तो वो कह रहे हैं बताना पड़ेगा आपको, घटना किसके कहने पे किया, क्यों किया, इतने दिन क्या होता रहा, वो कह रहे हैं सब पता चलेगा। ये तो के बाद 48 में कायदे आज़म के पास एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची? वो तो हम जाएंगे जाएंगे कि सरकार ने भुट्टो का तख्ता उल्टा गया, फिर हम जाएंगे सरकार ने भुट्टो क्यों अदालती तौर पर किया गया। आप इतना पीछे ना जाइए। अभी जो 9 मई वाली बात है, let's come to 9 मई and in terms of 9 मई let me tell you that the court कि किसने 9 मई करवाया, उसके ऊपर शरीकारी कराना मतलब बिल्कुल बनाए ना कमीशन। क्यों नहीं बनाते? क्यों डर रहे हैं कमीशन से? बनाए कमीशन, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा इस अगर नहीं तो ये 2014 से कमीशन बना, अगर कमीशन बनता है तो उस पर आप लोगों को मतलब एतराज है या डर है उस पर? पोजीशन होगा ना, एतराज है या नहीं ये तो अल्टीमेटली खान साहब को बताएंगे। मगर मेरी राय ये है अल्टीमेटली कि अगर इसी तरह चीजों को लेकर चलना है तो 2014 पे क्यों रुक रहे हैं? फिर चलेगा ना 1971 की सरेंडर पे भी चलते हैं कि क्यों 1971 में बांग्लादेश में सरेंडर किया गया। Take it on board, let's make a reconciliation statement. But the major point Ali Sarwar Saab that is at table right now is कि 9 में कैसे हुआ, क्यों हुआ और आइंदा कैसे रोका जाए। तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि वो इदारे जिनका आईनी कानूनी तौर पर बॉर्डर की हिफाजत करना है, वो एक मजबूत लीडर को अरेस्ट करने ना आए। 9 मई नहीं होगा। इससे आगे मेरा ख्याल है सिंपल 9 मई किया नहीं जा सकता। अच्छा ये तो तस्लीम करने वाली बात है कि हमारे गिरफ्तार करेंगे तो 9 मई फिर हो जाएगा।
देखिए, अब 9 मई किसने किया है इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी जैसा मैंने कहा होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं, ये शानाना गुलजार साहिबा ने कहा था वो बयान, जोसेफ मैं जरा वो बता दूं बैरिस्टर साहब को, ताकि वो शानाना गुलजार साहिबा का बयान तमाम चैनल्स पे चला, जो 9 मई को याद होगा आपको, उन्होंने कहा था इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। सर इसका क्या मतलब है? जी सॉरी, मैं सुन नहीं सका उन्होंने क्या कहा। वो कहती है इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल की जो है वो कोई औकात नहीं होती। ममालिक जो हैं वो जनरली चलते हैं, ये साबित हुआ है दुनिया की तारीख से। और एंड चार्ल्स डी गॉल ने बड़े फेमस अल्फाज में कहा था कि इंडिस्पेंसेबल आर बिहाइंड इन द ग्रेवयार्ड। लेकिन आप लीड इस मसले के कोर्ट तक पहुंचिए, मेरे ऊपर हुकूमत वो करेगा जिसकी मुझे ख्वाहिश होगी। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा क्योंकि 30 years has served in the armed forces and now is the chief, he will call the shots. Absolutely not. I will decide who will rule over the country. पाकिस्तान के लोगों को डिसाइड करने दें। 8 फरवरी को आप 9 मई के मुंह के ऊपर जो चमाट पड़ा है, मेरे ख्याल में वो तारीखी है, हिस्टोरिक है, वो फॉर द रिकॉर्ड है। और आपको इतना इलेक्शन चोरी ना करना पड़ता 9 फरवरी को, अगर जो है वो 9 मई इतना बड़ा बयान, यानी सिर्फ आप लोगों की समझदार है, बाकी ये जो पूरा एक मुल्क है ये कुछ बेवकूफों का मुल्क है। यहाँ पे 22 करोड़ बेवकूफ रहते हैं जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन वो आदमी है जिसके ऊपर आप पॉलिटिकली रिचेंज कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानता, और कौन वो लोग हैं जो आपके। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं साहब, ये जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है कि 9 मई में मुलव्वस करार दिया पीटीआई को, उसके बावजूद 8 फरवरी को जीत जाते हैं। और फिर काकर साहब जंगराम वज़ीर आज़म जो थे वो आके बोल देते हैं हनी अब्बासी साहब के साथ कि जी फार्म 47 में खोल दूंगा अगर ज्यादा आपने बात की और किस तरह आपकी हुकूमत बनी है। ये बात तो फिर आपके ऊपर आ रही है ना सारी। देखिए गुजारिश ये है कि इनका तो सब कहना जो है वो दुरुस्त है, मगर बात ये है कि अगर केपीके में 8 तारीख का इलेक्शन इनके लिए सूटेबल था तो वो दुरुस्त हुआ है। जहाँ जहाँ पे ये हारे हैं वो इलेक्शन गलत हुआ है। अच्छा, ये तो है कि मैं जीतूं तो तू मर जाए, तू जीते तो तू मर जाए, दोनों शक्लों में बाकी सब हार में जाए। और इनका मौक़िफ़, इनका स्टैंड ये है कि जिन सीटों पे ये कामयाब हो गए हैं वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, और जिस जगह पे ये नाकाम हुए हैं वहाँ पे धांधली। अच्छा, अब इसका हल जो है साहब, अगर इसका हल क्या है, क्योंकि माफी मांग रहे हैं तो फिर हल क्या है इसका? मुझे ये बताएं कि ये ट्रिब्यूनल में कितने लोग गए हैं, कितने लोगों ने अपनी इलेक्शन पिटीशन विद फॉर्म 45 वो ट्रिब्यूनल में जाके गए हैं? ये बात बैरिस्टर साहब कितने लोग गए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीटीआई एक तरफ तो धांधली का शोर कर रही है लेकिन ट्रिब्यूनल में जाने से इनकारी है। इनकारी है, दलाइल यहाँ पे आप 1.5 घंटा लेंगे, 1.5 घंटा यहाँ पे इंतजार के दलाइल देते रहेंगे। जब इनसे आप सबूत मांगेंगे तो ये साथी होंगे कि जनाब सबूत तो नहीं है। अब फॉर्म 45 इन्होंने खुद बनाए हैं, वो फॉर्म 45 इनके पास खुद बनाए, तो इनको किसने रोका कि ये ना लेके जाएं? बैरिस्टर साहब जी फरमाइए। फॉर्म 45 जो कह रहे हैं आपने खुद बना लिए। मैं इस बात से हंस लेता हूँ, मैं इसका जवाब क्या दूं? हमने खुद बना लिया, नून लीग खुद भी बना सकी, पीपल्स पार्टी खुद भी बना सकी। मैं अब इसका क्या जवाब दूं? इसका जवाब नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, उनका सवाल देखिए, उनका जुमला सुन लें। चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं जा रहे आप बड़ी तादाद में? जी, अगर पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है तो सबसे ज्यादा आपके लोगों को जाना चाहिए था ट्रिब्यूनल्स में। आप लोग तो सिंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ सिंध के बल्कि सिंध भी छोड़े, मैं कराची पे आ जाता हूँ। सिर्फ कराची के अंदर जो है वो 22 + 47 सीट बनती है, 22 नेशनल असेंबली की और 47 प्रोविंशियल असेंबली की। तो उसके अंदर जो है जो टोटल फिगर आपका 67 बनता है, उनमें से 44 पीपल आर इन द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। और क्या होता है फिगर जी? आज तक आप मुझे बताइए, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, 2018 में इतने लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गए हैं क्या? 2013 में इतने लोग? अच्छा, ये तो आपने सिर्फ एक मखसूस शहर की बात कर दी। पंजाब में भी धांधली यकीनन हुई होगी, बलूचिस्तान में भी हुई होगी, आपके बकौल? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। बल्कि बलूचिस्तान में जैसे आपने अर्ज किया, एक ऐसे बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया जो केयर टेकर हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर था। तो और पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद बैठी हैं वो खुद फॉर्म 47 की MP हैं।
यकीनन धांधली हुई है, पाकिस्तान के लोगों ने देखी है जिन्होंने लाइनों में धूपों में लग के वोट दिया है, और इसी वजह से तो वो हजारों की इज्जत नहीं कर पा रहे कि वो देख रहे हैं कि वोट किसी और को देके आए हैं और वो वोट फॉर्म 47 के अंदर चला किसी और को गया है। तो फिर अब इस सूरत के अंदर तो अली सरवर साहब कोई बड़ा ट्रस्ट डेफिनेटली डेवलप होगा ना, बड़ा ट्रस्ट तो डेवलप नहीं होगा हजारों के ऊपर। तो अब इसका हल क्या है सर? इसका हल बड़ा सिंपल है कि आप बड़ी तेजी से एक मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तमाम वो गैर सियासी इदारे जिनका आईनी कानूनी रोल है वो अपने आईनी कानूनी रोल के अंदर रहें, आजाद मुंसिफाना नए इंतखाबात कराएं। नहीं तो आप किस तरह आप किस तरह मजबूर कर देंगे इस गवर्नमेंट को, या गिरा देंगे? ये मिड टर्म इंतखाबात किस तरह होंगे? देखिए गिरना इन्होंने खुद है, ये जो फॉर्म 47 वाले हैं गिरेंगे ये खुद, हमें किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। जितना प्रेशर इनके ऊपर है, आप इनकी शक्लें देखें, क्या इनकी शक्लें ऐसी हैं कि ये जीते हुए हैं, ये खुद ब खुद गिरेंगे। सबको इस बात का पता है कि बड़ी तेजी से हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के चक्कर में थे जिसमें जो है वो शायद कुछ एक्सटेंशन इन्होंने देनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है इन लोगों के लिए कि वो इनकी रिजर्व सीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले ली है, तो 2/3 मेजोरिटी तो रही नहीं। इस वजह से मेरा ये यकीन जो है वो डबल हो जाता है कि अब चूंकि एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती तो आप बड़े तेजी से मिड टर्म इलेक्शन की तरफ आगे। जी जो साहब वो कह रहे हैं शक्लें देख लें इनकी। एक तो मेरे भाई के पास नॉलेज जो है ना उसको सुनी सुनाई बातों का ज्यादा है। एक तो मेरा भाई एक्सटेंशन के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके दौर में होती है भाजपा के लिए, सिंपल सिग्नेचर से प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, उसके लिए कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपने खुद दी है, वाजपेयी को उस वक्त अमेंडमेंट हो चुकी है। नहीं जी, मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। किसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी? और किसके लिए आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी? जज की उम्र के लिए? नहीं, ये कदम आप इस चीज को लिंक अप कर रहे हैं। मेरा भी ख्याल कि ये इस तरह की बात नहीं है। एक बड़ी वैलिड वॉइस जो है वो मीडिया की तरफ से आई है, और अगर पीटीआई की तरफ से आती तो मैं समझता कि ये बड़ी वैलिड वॉइस थी और इनकी तरफ से आनी चाहिए थी। ये तो फैसला 3 बेंच का इन्होंने एक्सेप्ट किया है और इसकी तस्दीर की जा रही है। इस पूरे फैसले के कंटेंट से 70% ये खुद डिसएग्री है। इनकी अपनी पिटीशनें उन्हीं रिकमेंडेशन के खिलाफ हुई है। तो ये अभी थोड़े दिनों के बाद जब तफसीली फैसला आएगा तो आप देखेंगे कि यही टीवी में बैठ के और पीटीआई के लोग शोरगुल कर रहे होंगे। अच्छा शोरगुल करेंगे। अच्छा ये बताइए, अच्छा उन्होंने तो हल बता दिया, बैरिस्टर साहब ने तो हल ये बताया है कि जी मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट अपने वजन से खुद गिर जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन होगा, यही हल है, उसके बाद हम फिर जीत के आ जाएंगे। आपको क्या हल नजर आ रहा है इस मौके पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, साथ चलने की? मुझे तो एक ही इसका सोल्यूशन नजर आता है कि लीमा बाजी इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो इलेक्शन करवाएं तो पीटीआई वाले मानेंगे, अदरवाइज ये अगर ना जीते तो ये कोई इलेक्शन मानेंगे। ये चीफ जस्टिस कराए, ये इलेक्शन कमीशन कराए, ये कोई इदारा कराए, इनको नाकाबिले कबूल है। इनको वो इलेक्शन कबूल है जिसमें ये जीते। नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे इनके साथ? बात नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये टर्न पूरी करेंगे और जो मैंडेट है इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे। वो मैंडेट जो है ना वो मान रहे हैं जहाँ पे ये खुद सीएम है, ये वो मैंडेट नहीं मान रहे जहाँ पे ये लूज कर गए। जी आखिरी कमेंट बैरिस्टर अली ताहिर साहब। जी अली साहब, मैं क्योंकि उनकी बात सुन नहीं सका। वो ये कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तो खैर आपकी खाम ख्याली है, 5 साल पूरे करेंगे और उसके बाद भी जो इलेक्शन होंगे उसको भी आप लोग नहीं मानेंगे अगर आप लोग हार गए तो। देखिए अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो मेरा ख्याल तमाम सियासी जमातों को मानना चाहिए, मगर ये इलेक्शन तो मेरे सामने हुए हैं। अली साहब, मैं जाहिर है आपके जो दूसरे गेस्ट हैं वो तो मुझे नहीं जानते, आप मुझे जरूर जानते हैं। आपको पता है कि अगर कोई अनफेयर बात होती है तो मैं खुद ही उसको करते हुए जरा शर्म महसूस करता हूँ, मैं नहीं करता। लेकिन ये 8 फरवरी का इलेक्शन जिस तरह से चोरी हुआ है ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं बहुत सी इलेक्शन पिटीशन में वकील भी हूँ और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इलेक्शन को किस तरह चोरी किया गया।
अच्छा, बहुत उम्मीद है आपको। बहुत शुक्रिया चौधरी हामिद हमीद साहब, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, मारूफ वकील पाकिस्तान के, और जबरदस्त केस भी लड़ रहे हैं आजकल खास तौर पर। उन्होंने बड़े खास तौर पर ये आखिरी जुमला जो है ना उनका, मैं जीत कर भी दिखाऊंगा, तो ये एक खास तौर पर चूंकि कराची के बहुत सारे केसेस इनके हाथ में भी हैं, अगर उनमें फैसले इनके हक में आ जाते हैं, इनके जो नुमाइंदगान हैं उनके हक में आ जाते हैं, तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कौमी असम्बली में पोजीशन भी तब्दील होगी, कराची की सियासत में जो हम बात करते हैं फिर यहाँ बहुत ज़्यादा हलचल होगी, क्योंकि फिर यहाँ भी सिनेरियो तब्दील होता हुआ नजर आ जाएगा कि जी फिर एक जमात जो 15 सीटें जीती हैं, फिर ज़ाहिर सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की सीटें जाएंगी, तो फिर वहाँ भी हलचल हम देखेंगे और फिर कराची की सियासत तब्दील होगी। लेकिन होगा ये सब जब कोर्ट के फैसले उनके हक में आ जाएं तो। और हल की जानिब अगर हम बात करें तो जाहिर है फिलहाल तो कोई हल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि माफी मांगने को तैयार नहीं, साथ बैठने को तैयार नहीं, एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बात करने को तैयार है। अब मामला क्या होगा आने वाले प्रोग्राम में इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाजत।